Cartoon culture. अरे बहन, जल्दी जल्दी चलो, रात होने वाली है। तुम्हें पता है ना, इस गांव में आए दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है। हाँ मालती, तुम सही कहती हो। जल्दी से यहाँ से चलो। वो दोनों वहाँ से जा रही थी, तभी रास्ते में एक सुंदर चिड़िया उन्हें दिखाई दी। उसे देखकर मालती बोली, अरे सुंदर चिड़िया, तुम भी अपने घर चली जाओ, रात होने वाली है। तुम्हें तो पता है कि यहाँ किसी का साया है। ऐसा कहकर वो लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही वो चिड़िया गोल गोल घूमने लगती है और फिर अचानक से हवा में गायब हो जाती है। अब रात हो चुकी थी। गांव के बाहर काफी सन्नाटा बिखरा हुआ था। चिड़िया पेड़ पर ऐसे बैठी थी मानो किसी का इंतजार कर रही हो। एक मुसाफिर वहां से गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तभी मुसाफिर सामने देखकर चौंक गया। वो बहुत बुरी तरह चिल्लाया और फिर भागने लगा। बाप रे, हमारे गांव में ये मौतों का सिलसिला कब रुकेगा? ये तो नहीं मालूम काका, लेकिन अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं इस मुसीबत से। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। शेखर की माँ अपनी बेटी से कहती है, तन्वी बेटा, आज तू ही खाना बना ले, मेरा मन नहीं है खाना बनाने का। हाँ माँ, खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी, वो भी बहुत स्वादिष्ट पकवान। स्वादिष्ट? अरे किस खुशी में तन्वी? माँ, शेखर भैया का फोन आया था, आज वो शहर वापस आ रहे हैं। शेखर वापस आ रहा है? लेकिन उसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम भी अजीब बात करती हो माँ, नौकरी से उन्हें छुट्टी मिली है तो वो घर नहीं आएंगे क्या? और वो हम दोनों के लिए बहुत सारे तोहफे भी ला रहे हैं। तू चुप कर तन्वी, नहीं चाहिए हमें कोई तोहफा। शेखर को तुरंत फोन लगा और कह दे कि वो यहाँ पर ना आए। लेकिन माँ, अब तक तो वो घर से निकल चुके होंगे और तुम्हें तो पता है ना कि रास्ते में जंगल है, उनका फोन नहीं लगेगा। माँ, शेखर भैया पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तुम उनकी चिंता क्यों करती हो? वो पढ़ा लिखा है और समझदार है, इसीलिए तो मुझे उसकी चिंता है। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। शाम हो चुकी थी। शेखर की माँ और तन्वी दोनों की आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी। तभी शेखर वहां पहुंचा। भैया, आप आ गए? हाँ तन्वी, ये तेरे लिए कपड़े और ढेर सारे तोहफे हैं इसमें। ओ माँ, तुम्हारी कितनी याद आ रही थी मुझे। माँ, तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आया हूँ और चांदी की पायल भी। हाँ मेरा बच्चा, तन्वी ने तेरी पसंद का खाना बनाया है, साथ बैठकर खाते हैं। उन सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। अब रात हो चुकी थी। शेखर अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं थोड़ा गांव में घूम कर आता हूँ, सभी से मिलकर आता हूँ, काफी दिनों के बाद आया हूँ ना। शेखर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जाना है सुबह जाना, अभी अपने कमरे में जाकर सो जा। लेकिन माँ, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। मैंने कहा ना कि अपने कमरे में जाकर सो जा, तो बस बात खत्म। शेखर की माँ ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। शेखर ने तन्वी से बोला, माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? भैया, वो दरअसल माँ नहीं चाहती कि आप कहीं बाहर जाओ। जाने दो ना भैया, सुबह चले जाना, अभी जाकर सो जाओ, वैसे भी आप बहुत थक गए होंगे। तन्वी भी ये कहकर अपने कमरे में चली गई। शेखर भी अपने कमरे में आ गया। शेखर को रात को नींद नहीं आ रही थी। वो टेबल पर रखी किताब उठाकर पढ़ने लगा। तभी रात को बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे ये क्या, बाहर कौन चिल्ला रहा है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। शेखर ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर निकलते ही शेखर ने देखा कि सामने बहुत सन्नाटा है। क्या हुआ शेखर बेटा, कहीं तू बाहर तो नहीं चला गया था? हाँ हाँ, मैं बाहर चला गया था,
मुझे पता चल गया माँ कि आप मुझे गांव में क्यों नहीं आने देना चाहती थी और आपने मुझे बाहर जाने से क्यों मना किया था। हे भगवान, तुझे कितनी बार मना किया लेकिन तू मानता कहाँ है। अब चल अंदर चल और अब कभी रात को बाहर मत निकलना। तन्वी ने शेखर को पानी लाकर दिया। शेखर ने पानी पिया। फिर शेखर की माँ और तन्वी वहीं बैठी रही और धीरे धीरे शेखर को नींद आ गई। अगले दिन सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ लगी थी और किसी मुसाफिर की लाश वहां पड़ी हुई थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोचकर मार डाला है। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। हे भगवान, ये मौतों का सिलसिला कब थमेगा। शेखर गांव की भीड़ को देख रहा था। तभी उसकी नजर अचानक ही उस सुंदर चिड़िया पर गई जो रात को उसे दिखाई दी थी। शेखर ने उस चिड़िया को बड़ी ध्यान से देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ, ये चिड़िया? हाँ बेटा, ये चिड़िया हमारे ही गांव में रहती है। कई सालों से यहाँ रहती है। ये कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। शेखर गहरी सोच में डूब गया। अब रात हो चुकी थी। शेखर खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी कुछ सोचकर शेखर ने अपनी माँ को आवाज दी। उसकी माँ कमरे में आई। तब शेखर बोला, माँ, मैंने सोच लिया है कि इन लगातार होती हत्याओं का कारण मैं पता करके रहूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जा और जितनी जल्दी हो सके शहर लौट जाना। नहीं माँ, अगर मैं शहर चला गया तो इन मौतों का सिलसिला कभी नहीं रुक पाएगा। माँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं इस समस्या से गांव वालों को छुटकारा दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन शेखर बेटा, माँ भैया ठीक कहते हैं। आखिर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी और मुझे अपने भैया पर पूरा भरोसा है। अब रात के 12 बज चुके थे। वो जोर जोर से चीखने की आवाज फिर से आ रही। तब शेखर अपनी माँ को बोला, देखा माँ, ये दर्द भरी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर ये आवाज किसकी है। और ये कहकर शेखर दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही शेखर थोड़ा आगे बढ़ा, वो चिड़िया उसे फिर से दिखाई दी। शेखर ने चिड़िया को ध्यान से देखा। शेखर को देखते ही वो चिड़िया गोल गोल घूमने लगी और फिर से गायब हो गई। शेखर ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब बातें कहीं न कहीं तुमसे जुड़ी हैं। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने मुझे सामने क्यों बुलाया? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगी। ये सुनकर चुड़ैल पीछे हट जाती है। फिर चुड़ैल शांत हो जाती है और शेखर से बोलती है, आज से 12 साल पहले की बात है। जमींदार रंजीत सिंह का बेटा विजय और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब ये बात जमींदार को पता चली तो उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी और फिर मैंने और रंजीत ने मंदिर में शादी कर ली। जमींदार को ये बात पता चल गई और उसने मेरा कत्ल करवा दिया और अपने बेटे की शादी जबरदस्ती किसी और से कर दी। उसके बाद रंजीत ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ही मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं जमींदार से बदला नहीं ले लेती, इस गांव में ये मौत का सिलसिला नहीं रुकेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव वालों को मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो जमींदार को मारना चाहिए था। जमींदार ने अपने घर की बंदिश एक बड़े तांत्रिक से करवा ली। कल अमावस्या की रात है। अगर जमींदार रात के 8 बजे बाद अपने घर से बाहर निकलेगा तो मैं उसे मार दूंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन रात को 8 बजे शेखर जमींदार साहब के घर पहुंचा और उनसे बोला, जमींदार साहब, आपके घर में शायद चोरी हुई है। चोर बहुत सारे पैसे और गहने लेकर भाग रहा था। मैंने उसे सामने वाले पेड़ से बांध दिया है। अब जल्दी चलिए और अपने पैसे और गहने वापस ले आइए। क्या कह रहे हो तुम? तुमने उस चोर को अच्छी तरह बांध तो दिया है ना? हाँ जमींदार साहब, मैंने उसे अच्छे से बांध दिया है। आप जल्दी चलिए, कहीं ऐसा न हो कि वो रस्सी खोलकर भाग जाए। जमींदार और शेखर दोनों दौड़ते हुए बाहर आए। अब जमींदार अपने घर से बाहर निकल चुका था।
जैसे ही जमींदार पेड़ के नीचे आया, चुड़ैल उसके सामने आई और बोली, मैं बहुत दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जमींदार, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे प्यार को हमेशा के लिए मुझसे अलग कर दिया। आज मैं तुझे हमेशा के लिए इस जीवन से मुक्ति दे दूंगी। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। शेखर, मुझे बचाओ। जमींदार चिल्लाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन चुड़ैल अपने दांतों को उसके गर्दन में गड़ा देती है और उसका सारा खून पीकर उसे मार देती है। जमींदार की लाश नीचे पड़ी हुई थी। तब चुड़ैल पीछे हट जाती है और कहती है, आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला पूरा हो गया और मेरी मन को शांति मिल गई। अब मैं मुक्त होकर जा रही हूँ और आज के बाद इस गांव पर लगा हुआ श्राप भी खत्म हो जाएगा। आज के बाद इस गांव में कभी किसी की अचानक मौत नहीं होगी। और हाँ, साथ ही इस गांव को मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद कोई भी चुड़ैल या कोई भी बुरा साया इस गांव में नहीं आएगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल एक सुंदर चिड़िया में वापस बदल जाती है और वो चिड़िया रोशनी के साथ गायब हो जाती है। शेखर अपने घर आ गया था। घर आकर शेखर ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, अब इस गांव में कभी कोई बुरा साया नहीं आएगा। अब आपको मुझे इस गांव में बुलाने के लिए कभी नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब सुबह हो जाती है। अब सभी लोग जमींदार और उसकी मौत के बारे में बातें कर रहे थे, पर शेखर और उसकी माँ के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि जमींदार की मौत कैसे हुई।